हर हर महादेव, जय श्री राम, जय हिंद एवरीवन. दिस इज पलक मिश्रा एंड वेलकम बैक टू द चैनल. दिस वीडियोस पर बीए 5th सेमेस्टर हिंदी स्टूडेंट्स. आपका 2 पेपर होने वाला है. आई होप आपको पता हो. पेपर 2 है हमारा हिंदी का राष्ट्रीय काव्य. हमको ये पढ़ना है. हमको निराला जी की 2 कविताओं के बारे में पढ़ना है. एक भारतीय जय विजय करो और दूसरा जागो फिर एक बार. जागो फिर एक बार थोड़ी सी लंबी कविता है और जो भारतीय जय विजय करो है, भारतीय वंदना, वो छोटी सी कविता. आई थिंक 2 पैराग्राफ की है क्या शायद. ठीक है. तो हम पहले कवि के बारे में जानेंगे. तो मैं पहले ही बता दूं कि मान लो 2 नंबर में आ जाए तो जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की जो ये राष्ट्रीय काव्य हम लोग पढ़ रहे हैं, ये छायावादीन युग के अंतर्गत आती है. ठीक है. चलो अब हम बेसिक्स जानकारी लेंगे ऑथर के बारे में, राइटर के बारे में, और फिर हम आगे बढ़ेंगे. सॉरी, पोएट के बारे में, क्योंकि इनकी पोइट्री है. देखो, कहा जाता है कि जो कबीर हैं, जिस तरीके से वो लिखते थे, जिस तरीके से उनकी राइटिंग पैटर्न थी, जिस तरीके से उनका लाइफस्टाइल था, उसमें जो निर्भीक व्यक्तित्व था कबीर का, कबीर ने हर किसी को टिप्पणी कसी है ना. उन्होंने रिलीजन को लेकर भी बहुत सारी बातें बोली हैं और उन्होंने लोगों को लेकर भी बहुत सारी चीज़ें बोली हैं. उस वक्त जो पाखंड चल रहा था उसको लेकर भी उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बोली हैं. तो कबीर अपने आप में ही बहुत ही निर्भीक व्यक्ति थे. उन्हीं की तरह जो है निराला जी भी थे. निराला के काव्य में इसलिए कबीर का फक्कड़पन, सूफियों का सदापन, सादापन, जो नॉर्मल जो सूफी राइटर्स जो होते थे, और सूल तुलसी की प्रतिभा की चेतना और सौंदर्य दिखती है. तो इनको डिफाइन किया गया कबीर से. जिस तरीके के कबीर थे, उनके राइटिंग पैटर्न्स उनके व्यक्तित्व की तरह है. राइटिंग पैटर्न नहीं कह सकते, व्यक्तित्व की तरह है. मुक्त छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं. अब ये 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछेगा कि कौन है मुक्तक छंद के प्रवर्तक, तो महाकवि निराला जी. अब ये निराला उनको एज अ टाइटल दिया गया था. जैसे भारतेंदु, उनका नाम असली नाम भारतेंदु नहीं था, काफ़ी लोग को कन्फ्यूजन होती है, उनका नाम हरीश चंद्र था. वो भारतेंदु उनको एज एन उपाधि थी, समझ रहे हो. तो इनका भी निराला एक उपाधि थी. तो इनका जो जन्म है वो 1897 में हुआ था. ये याद रखिएगा, 2 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है. और इनका जन्म जो है वो बंगाल में हुआ था. उनके पिता का नाम था राम सहाय त्रिपाठी. इनकी जो पेरेंट्स हैं वो बहुत छोटी उम्र में गुजर गए थे और उनको बहुत ही ज़्यादा शौक था खेल, घुड़सवारी और कुश्ती वगैरह का. उनको बहुत इंटरेस्ट था. उन्होंने अपनी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो अपने ही स्टेट के हाई स्कूल से की है. उनको बंगाली भाषा, क्योंकि बंगाल से थे, बंगाली भाषा और हिंदी भाषा दोनों का ही एक अच्छा ज्ञान था. दोनों के ही साहित्य का एक अच्छा ज्ञान था. अपने संस्कृत और हिंदी साहित्य का भी इन्होंने अध्ययन किया, यानी हिंदी साहित्य साथ ही साथ संस्कृत साहित्य को भी पढ़ा और बंगला तो इन्हें पढ़ा ही था. भारतीय दर्शन में भी इनकी काफ़ी रुचि रही है. इनका जो परिवार था ना, वो कह सकते हैं काफ़ी असफल और कष्टमय रहा है, जो पारिवारिक जीवन है, क्योंकि इनकी एक पुत्र और एक पुत्री को जन्म देकर इनकी जो वाइफ थी वो उनकी डेथ हो गई थी. और पत्नी के विरह के ही समय, उस वक्त जब इनकी वाइफ के साथ इस टाइप की चीज़ें हुई थी कि उनकी वाइफ चली गई इन्हें छोड़ के, उस वक्त हमारे द्विवेदी जी से ये मिलते हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी. इनके ये भी एक युग के प्रवर्तक हैं, द्विवेदी युग, आपको पता है. उनके सहयोग से इन्होंने क्या लिखा, समन्वय और मतवाला का संपादन किया. तो इनकी हेल्प से ये दोनों मिलके इसका संपादन करते हैं, इनकी हेल्प से करते हैं. आप इनकी कविता है जूही की कली, काव्य क्षेत्र में क्रांति जो है उपस्थित की है. इनकी ऐसे ऐसे वर्क्स लिखे गए हैं जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है. इसमें से जूही की कली भी बहुत फेमस है, जो कि एक कविता है. इन्होंने बहुत बार कठिनाइयों का सामना करना पड़ा. आर्थिक चिंताओं के बीच इनकी जो पुत्री थी सरोज, उनका भी डेथ हो गया. तो इसीलिए उन्होंने अब एक कविता लिखी, सरोज स्मृति. तो याद रखिएगा, ये 2 नंबर में मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है कि जो सरोज स्मृति है वो किसने लिखी, किसकी याद में लिखी. तो ये लोग सोचते हैं कि वाइफ है ना, मतलब समझ में आता है स्मृति है, सरोज लिखा है, तो सारे लोग डायरेक्टली वाइफ लिखते हैं. बट नहीं, ये उनकी बेटी के लिए उन्होंने लिखा था, क्योंकि उनकी बेटी की डेथ हो गई थी. ठीक है. ओके. बहुत ही फेमस इनके लिए 2 लाइन लिखी गई है, मैंने अंडरलाइन किया हुआ है. दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहें आज जो नहीं कही. कन्ये गत कर्मों का अर्पण, कर सकता मैं तेरा तर्पण. दुख और कष्ट से भरे हुए इनके व्यक्तित्व में अहम की मात्रा बहुत अधिक थी. आप बहुत ही स्पष्टवादी थे. तो इनके बारे में कहा जा रहा है कि ये बहुत ही स्पष्टवादी थे. जो स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग होते हैं, उनकी राइटिंग्स.
अब हम देखेंगे कि इनकी वर्क कौन कौन से हैं। 1961 में इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। इनकी कविताओं में आपको छायावादी, रहस्यवादी और प्रगतिवादी विचारधाराओं का मेल दिखाई देता है। इस आधार पे इन्होंने अपने बहुत सारे वर्क्स लिखे हैं। इनकी प्रमुख रचना है, आप लोग देख सकते हैं, परिमल। मैं यहाँ पे, अब आप लोग सोच रहे होंगे मैम इतना कलरफुल क्यों लगाती है। मुझे ऐसा लगता है कि मे बी स्लाइड्स थोड़ी बोरिंग ना लगे, इसलिए डार्क कलर का इस्तेमाल कर दो तो थोड़ा आई कैचिंग हो जाता है। बट अगर आपको नहीं पसंद आएगा नेक्स्ट टाइम से मैं इसको नहीं करूँगी ऑफकोर्स, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ योर व्हाट यू कॉल ओपिनियन। हाँ, आपको जो लगता है आपके रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग। या परिमल लिखा, गीतिका लिखी, उसके बाद है हमारा अनामिका लिखा, जो कि कलात्मक प्रवृत्ति का इनके प्रतीक है। राम की शक्ति पूजा, उन्होंने ये लिखा, जिसमें ओज और पौरुष प्रकट हुआ है। सरोज स्मृति मैंने अभी बताया, यह हिंदी का सर्वश्रेष्ठ शोक गीत माना जाता है ना। ये जैसे हम इंग्लिश में से एलिजी बोलते हैं ना, एलिजी इज़ अ टाइप ऑफ अ पोएम जो हम किसी की डेथ पे लिखते हैं, और वो शोक गीत ही होता है एलिजी। तो सरोज स्मृति भी एक एलिजी है, ये एक शोक गीत है। और उनकी अन्य कृतियाँ भी हैं, जैसे कि अड़िमा, अपरा, बेला, नए पत्ते, कुकुरमुत्ता, अर्चना, आराधना, ये सब इनके काव्य रचनाएं हैं, है ना। और निराला जी ने गद्य में क्या क्या लिखा, उन्होंने लिखा लिली, चतुरी, अप्सरा, अलका, प्रभावती और निरूपमा, ठीक है। अब मेन हमारे कंटेंट पे आते हैं। अब जैसे आपको ये देख के 3 लाइन लग रहा होगा कि अरे यार यही है पोएम, तो हाँ जी यही है पोएम। अब मैंने आपको बोला कि मैंने तो बोली कि 2 पैराग्राफ, तो देखो बुक में जिस तरीके से छपा होता है वो पैरा के फॉर्म में दिया होता है। इसको बेसिकली आप जैसे यहाँ पे मैंने धरे लिखा, इसके बाद में बैक स्पेस लगाती, वो बहुत ज़्यादा स्पेस मारने की वजह से वो बहुत लंबा चला जा रहा था, इसमें मैंने डायरेक्टली लिख लिया। बाकी पोएम बस इतनी सी है, ठीक है। चलो हम लोग इसको पढ़ते हैं भाई कि आखिर ये कहना क्या चाहते हैं। भारती वंदना, भारत भारती जय विजय करो। चलो, तो अब इसमें कवि कहते हैं कि माँ भारती की जय हो, ठीक है। भारती जय, माँ भारती की जय हो, वे सदैव जीती रहें, उनकी विजय, उनकी जो जीत है, उनका डंका जो है वो चारों दिशाओं में बजता रहे, यानी हमेशा उनकी जीत हो। आप कमल, वो कहते हैं कि जो भारतीय हैं वो कमल के पंखुड़ियों में विराजमान है। तो वो कहते हैं आप कहाँ पे विराजमान हैं, आप कमल की पंखुड़ियों पे विराजमान हैं। जो श्रीलंका, जो कि कई द्वीपों का समूह है, वह अपनी गर्जना रूपी स्तुति गाकर भक्तिपूर्ण स्वर में कमल के पत्तों द्वारा माँ भारती के पैरों को पखारता है, ठीक है। जिस तरीके से यहाँ पे लिखा गया, कितनी अच्छी लाइन है। इसको फिर से एक बार रीड करेंगे कि जो यहाँ पे देखो, लंका पदतल शतदल, हाँ यही वाली लाइन आपको पढ़नी है जो नेक्स्ट, जैसे धरे की जस्ट नेक्स्ट वाली लाइन है, जिसमें वो बोलते हैं कि श्रीलंका, जो कि कई द्वीपों का समूह है, वह अपनी गर्जना रूपी स्तुति गाकर क्या कर रहा है, आपको, आपके पैरों को पखार रहा है, धो रहा है, और विभिन्न तरीके से माँ भारती के दोनों चरणों की वंदना कर रहा है। तो चरण वंदना दिखाई गई है। हमारे कवि हमारे देश भारत की भौगोलिक स्थिति दर्शाते हुए क्या कहते हैं कि पेड़ पौधे, वन उपवन, लताएं आदि माँ भारती के वस्त्र की तरह लिपटी हुई हैं। जैसे हम भारत माता को जब डिफाइन करते हैं तो हम कोई इमेज तो बनाते हैं ना, जिसमें वो झंडा लेके खड़ी हैं, शेर दिखाई दे रहा है, पीछे पूरा भारत का एक इमेज है जो हम छोटे से इस चीज़ को देखते आ रहे हैं। तो उनको डिफाइन किया जा रहा है कि जो धरती है ये बहुत ही हरी भरी है, वो उनके वस्त्रों के समान उनकी ऊपर लिपटी हुई दिखाई दे रही है, और उनका आंचल ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो वन उपवन के विभिन्न रंग तथा प्रकार के तथा डिफरेंट तरीके के सुगंधित फूल हैं, पुष्पों को सुंदरता और बारीकी से उनके आंचल में काढ़ा गया हो। तो जैसे आप किसी दुपट्टे को देखते हो और जिस तरीके से साड़ी वगैरह होती हैं, उसमें जो जो बॉर्डर्स होते हैं, जो बीच बीच में बूटी बनाई जाती है फ्लावर्स से, जो भी तरीके से उसको डेकोरेट करने के लिए, वो यही बोल रहे हैं कि भारत माता है, उनके पेड़ पौधे लताएं वो उनके वस्त्रों की समान लिपटी हुई हैं, और ऐसा लग रहा है कि उनके आंचल में क्या है, जो डिफरेंट तरीके के फूल हैं, ये सब कढ़ाई की तरह दिखाई दे रहे हैं। उनके आंचल को ऐसा डिफाइन किया गया है, वो फूल पत्ते जो है उनके जो चुनरी है उसमें दिखाई दे रहे हैं।
और वो कहते हैं कि वहीं हिमालय से नीचे आती नदी की धारा माँ भारती के गले में ऐसी दिखती है जैसे कोई दिव्य और अलौकिक बर्फ से सफ़ेद मोतियों का हार पहना हो। तो अब हिमालय की जो नीचे आती हुई जो स्ट्रीम है उसको बताते हैं कि ऐसा लगता है, वो सफ़ेद रंग नदी से जो नीचे आ रही धारा है वो माँ के गले में ऐसा लगता है कि मोतियों का हार है ना, सफ़ेद मोतियों का उन्होंने हार पहन रखा है। तो हमारा जो पूरा धरती है ना, जो हमारी पूरी पृथ्वी है, भू है, उसको किस तरीके से उसके एक एक एस्पेक्ट्स को लेके पकड़ा जा रहा है और इन्वायरमेंट को टच करके भारत माता का इमेज पोर्ट्रे किया जा रहा है आपके सामने। वो देखिए कैसे निराला जी दिखते हैं। ठीक है, भारत माता के हिमालय रूपी मुकुट पर जमी हुई पर्वत पर सफ़ेद बर्फ के कण हमेशा सजते रहें। ओमकार की ध्वनि जो हमारे संस्कृति और संस्कारों का आधार है, प्राण है, उस ओमकार शब्द की ध्वनि चारों दिशाओं में हमेशा गूंजती रहे और सदैव विद्यमान रहे। ठीक है, इसमें बेसिकली जो माँ भारती हैं उनकी वंदना की जा रही है, उनको डिफाइन, पहले तो उन्हें ये बताया गया कि आपकी जय विजय हो, आप हमेशा विजयी हो, आपकी जीत का जो डंका है वो हमेशा चारों दिशाओं में विद्यमान रहे, बजता रहे, और आप कमल की पंखुड़ियों पर जो है विराजमान हैं, आप बैठी हुई हैं। और जो श्रीलंका है, हमारे जो कई कई द्वीपों का समूह है, वो अपनी गर्जना रूपी स्तुति गाकर आपके पैरों को धुला रहा है और आपकी वंदना कर रहा है, अनेक नाना प्रकार से आपकी वंदना कर रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे वो जागो फिर एक बार पे रहेगा। ओके, तो हम देख लो, आपको मैं पहले दिखा देती हूँ कि कितना लेंदी है ये पोएम। अच्छा, थोड़ा ही लेंदी है बट येस, मैं एक एक लाइन यहाँ पे समझाऊँगी, तो आपको आई होप आपको ये समझ में आया होगा वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।